हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल TLM एकेडमी यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आपका बहुत बहुत क्या है स्वागत है। और आज हम लोग जो है NCERT और प्लस बिहार SCERT की जो है कृषि नामक जो है चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इसमें देखा जाएगा तो ज़्यादा टाइम होगा, तो 2 सेक्शन में इसको कवर किया जाएगा और एग्ज़ाम से भर भर के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर NCERT की बुक में देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर आपका 4 है। NCERT का जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 है और SCERT में कुछ और होगा, तो दोनों को मर्ज करते हुए जो है यह आपका बनाया गया है। और इसमें जो है इसके पहले जो मैं एक चैप्टर जल संसाधन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था और यह स्टेट में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिहार जो TRE जो शिक्षक भर्ती है TGT PGT, ठीक है, और जूनियर के, तो उसके लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि आपका जो है NCERT प्लस SCERT से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होगा, आपके स्तर का, ग्रेजुएशन लेवल का, मतलब अपने अपने स्तर का होगा, क्योंकि 6 to 8 थोड़ा सा 10th लेवल चला जाएगा, TGT PGT ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाएगा, मतलब लेवल NCERT के क्वेश्चन ही रहेंगे लेकिन थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, जैसा कि अतुल प्रसाद ने अपने जो है पहले ही कह चुके हैं वो, ठीक। तो इसमें हम लोग देखेंगे, आप नोट्स को देखिए कैसा ही हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, ऐसा नहीं है। यह NCERT और SCERT दोनों को मिलाया गया और दोनों को मिलाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा और भी फैक्ट ऐड किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, विश्वास कीजिए। और रिवीजन के तौर पे मैं जो है ये यूट्यूब पे जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता, क्योंकि मैं भी आप में से ही एक हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आइए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए कि कंटेंट किस प्रकार का है। लाइन टू लाइन NCERT आपको मिलेगी। और आज की क्लास में बहुत ही बेहद मैं थोड़ा सा ट्रिकी वे में पढ़ाऊंगा, ताकि आपको दिमाग में एक बार में ही सेट हो जाए, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है कृषि है। इसके पहले एक चैप्टर ऑलरेडी जल संसाधन जो है कंप्लीट कराया जा चुका है, ठीक है। क्रम से मैं नहीं चल रहा हूँ, चैप्टर इधर उधर है, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं पहले करा रहा हूँ, तो आप लोग जो है देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। आज का हमारा जो देख पा रहे होंगे कि हमारा क्या है, कृषि जो है आपका चैप्टर है। और आइए कृषि के में हम लोग बढ़ें तो भारत आपका क्या है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कृषि प्रधान देश है और लगभग जो है 2/3 लोग कृषि करते हैं, यानी कि लगभग 70% बात करें तो हमारे देश में लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं, ठीक है। अब कृषि को एग्रीकल्चरल कहते हैं इंग्लिश में जो है, और एग्री का मतलब होता है भूमि और आपका जो है कल्चर का मतलब होता है खेती। तो ये जो NCERT में लिखा हुआ है तो हमने वैसे ही लिखा है, मैं अपने तरफ से नहीं कुछ किया हूँ, जो NCERT में है वही मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ, ठीक है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, 2/3 लोग जो है लगभग 70% कृषि पे आश्रित है। और जो है कृषि को इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं, और जो है एग्री और कल्चर दो शब्द से मिला है। एग्री का मतलब होता है भूमि और कल्चर का मतलब होता है खेती। तो आइए, अब जो कृषि होती है, देखिए आपका जो है कई प्रकार की होती है, कृषि जो है कई प्रकार की होती है। तो जो NCERT और SCERT में दे रखा है उसी को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला आपका देखिए प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, थोड़ा सा जो है नाम को थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए सोचिए और देखिए क्या लिखा है। नाम में सब कुछ होता है। प्रारंभिक मतलब शुरुआत में, और जीवन निर्वाह कृषि यानी जीवन को निर्वाह करने के लिए जो शुरू में जो कृषि की जाती थी लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा अपने जीवन निर्वाह के लिए, मतलब उतना कर ले जिससे हमारा पालन पोषण हो जाए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। कर इस प्रकार की कृषि जमीन के छोटे टुकड़ों पर होती है। सारे के सारे पॉइंट ये सब NCERT के हैं, अपने मन से मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो इस प्रकार की जो कृषि है जमीन के छोटे से टुकड़ों पे होती है और इसमें आदिम औजार, पहली बात तो छोटे से यह क्षेत्र पे होगी, और इसमें आदिम का मतलब पुराने ज़माने के जो औजार हैं, परिवार समुदाय के श्रम का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए पहले जो फावड़े से लोग जो है वो उसको जो है खुदाई करते थे, फिर जो है बैल था, हल था, उससे जो है, और मतलब
ट्रैक्टर वगैरह ये सब कुछ था नहीं, मतलब पुराने ज़माने के औजार उसमें काम में आते थे। और परिवार समुदाय लोग मिल के जो है ये श्रम करते थे, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की खेती में अब मान लीजिए पुराने ज़माने में है और पुराने ज़माने के औजार का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी उपज क्या होगी, बहुत कम होगी। क्यों ना होगी कम, क्योंकि इससे केवल इतना ही उपज होता था जिससे पेट थोड़ा सा भरा जा सके, लेकिन बेचा नहीं जा सके। ठीक, अब कह रहा है कि स्थान विशेष जलवायु के आधार पर खेती होती थी। मतलब यह जो है अगर बारिश जहाँ होती थी तो वहाँ पे कृषि की जाती थी। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो यह इस प्रकार की कृषि मानसून और ज़मीन की उर्वरता पर निर्भर करती थी कि भाई ज़्यादा यहाँ पे उर्वरक है, जो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी फसल उग सकती है तो वहाँ पे कृषि होती थी। और टोटली वो मानसून पे डिपेंड कर देती कि भाई बारिश आएगा तो यह कृषि होगी, अगर बारिश नहीं आई तो यह कृषि नहीं हो पाएगी। ठीक, तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह में वही है जो पुराने ज़माने में औजार यूज करेंगे, अधिक श्रम लगेगा, ठीक है ना। बस इसमें क्या होगा, पेट भरने के लिए उपज होगी और जलवायु के आधार पर खेती की जाएगी, मानसून और उर्वरता को देखते हुए इसमें निर्भर करती है। तो ये सब जो है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में है, नाम में सब कुछ है। तो पहला हमारा प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। ठीक, थोड़ा सा गला डिस्टर्ब है तो एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज कोचिंग में ज़्यादा थोड़ा सा लेक्चर ले लिए हैं। अब देखिए कर्तन दहन प्रणाली कृषि, इसको सबसे पहले आप मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसा कोई एग्जाम ना हो जिसमें यह जो है कर्तन दहन प्रणाली कृषि न आया हो, ठीक है। अब देखिए अभी मैं इसको बोलूँगा, इसी को भैया झूम खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झूम खेती। इसी को जो है झूम खेती बोलते हैं। स्थानांतरण कृषि भी बोलते हैं, खेती भी बोलते हैं। तो इसको मोस्ट कीजिए। और इसमें अभी मैं बताऊंगा कि किस राज्य में इस कृषि को, इस खेती को क्या नाम दिया जाता है, इस कर्तन प्रणाली को। और वही एग्जाम में पूछा जाता है। और पिछले टीजीटी टीआरई में, चाहे बीपीएससी का जो है पीआरटी वाला था, उसमें पूछा गया था, क्वेश्चन था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए पढ़ते हैं। तो पहला हमारा प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले इसमें देखिए कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन मतलब काट दीजिए, दहन मतलब उसको जला दीजिए। अब प्रणाली मतलब सिस्टम है, कृषि है कहिए चाहे खेती कहिए, ठीक। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। करे सबसे पहले इसमें होता क्या है कि जमीन के किसी टुकड़े की वनस्पति को काट दिया जाता है, ठीक। मतलब हम एक स्थान पे गए, वहाँ की वनस्पति जो भी झाड़ी उड़ी है उसको काट दिए और काटने के बाद उसको छोड़ दीजिए, वह सूख गया। सूखने के बाद उसको जला दीजिए। जलाने के बाद जो है उसकी जो राख जो बचती है उस मिट्टी में मिला दीजिए, फिर कृषि कीजिए। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इससे जो है जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होगा, थोड़ा वह उर्वरक का भी जो राख होगा वो काम करेगा, ठीक। और नीचे जो पॉइंट लिखा हूँ, जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को छोड़ देते हैं, फिर खेती के लिए अन्य भूमि पर जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या बात हुआ, क्या मोटा मोटी कि देखिए यह जमीन के किसी टुकड़े की वनस्पति को काट जाता है। जहाँ पे खेती करना वहाँ पे कहिया काटो, वनस्पति जो भी घास वगैरह काट दो और उसके बाद उसको जला दो, जो राख बचती है उसमें मिला दो, फिर कृषि करो। अच्छा, जब ये कृषि होती है तो उसकी जब उर्वरता जैसे ही कम हो जाएगी तो किसान उस भूमि को छोड़ देते हैं और फिर खेती के लिए अन्य भूमि पर चले जाते हैं। अभी चले जाइएगा आपका जो है पूर्वी जो है पूर्वोत्तर जो राज्य असम मेघालय, अभी हम आपको बताएंगे, तो वहाँ पे ये होता है। इस प्रकार की कृषि से मृदा की उर्वरता बढ़ती है। अच्छा, क्यों नहीं बढ़ेगी, सोचिए कि हमारे यहाँ जो कृषि होती है, एक बार गेहूँ बोया जाता है, फिर धान बोया जाता है यानी खरीफ की फसल, फिर रबी की फसल बोई जाती है। तो यानी कि साल भर में 2 फसल मुख्य फसलें हो गई, फिर आपकी उसी में जायद की फसलें, खीरा काकर सब बो दिया जाता है। तो मिट्टी को जो है उतना क्या होता है, जितनी उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो फसलें खींच के लेके चली जाती हैं, तो उर्वरता कम हो जाती है। इसीलिए तो ज़्यादा कीटनाशक दवाएं उर्वरक हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भैया कृषि किए और उर्वरता जैसे ही ख़त्म हुई हम किसी दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। और जब हम किसी दूसरे स्थान पे चले जाएंगे तो वहाँ फिर से वह जो पुरानी वाली भूमि है उसको हम जैसे ही छोड़ेंगे तो कुछ समय बाद फिर लौटेंगे तो उसमें वायुमंडल में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, तत्व हैं, वो सब उसमें मिल जाएंगे, हवा के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से, पानी के माध्यम से। तो इसमें क्या होता है कि उर्वरता बढ़ जाती है।
जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे तो जब तक वहाँ करेंगे तो 6 महीना जब तक ये छोड़े रहेंगे तब तक कुछ महीनों बाद यहाँ की उर्वरता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। खुद फिर से वनस्पतियाँ उग जाएंगी और जैसे ही वनस्पतियाँ उग जाएंगी तो आकर आप क्या कर सकते हैं, फिर से उसको काट के जलाइए और जलाने के बाद उसको मिला दीजिए, फिर कृषि कीजिए। इसी को हम लोग कर्तन दहन प्रणाली कृषि कहते हैं, स्थानांतरणीय कृषि कहते हैं, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखिए। अब जो मैं जा रहा हूँ बात बताने, एकदम अलर्ट हो जाइए। इस कर्तन दहन प्रणाली कृषि को अन्य राज्यों में क्या कहते हैं, पहले राज्यों में देख लेते हैं, फिर हम लोग विश्व में देखेंगे, आइए देखते हैं। तो झूम कृषि इसको कहते हैं, झूम कृषि। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। तो कहाँ कहते हैं, असम। पहले 1-2 बार दिमाग में सोचिए, मैं आपको अभी 100% का 200% अभी याद कराऊंगा, आप नहीं भूलेंगे। देखिए कैसे। तो झूम कृषि को क्या बोलते हैं, असम। और झूम कृषि को कहाँ कहाँ बोलते हैं, किस राज्य में बोलते हैं, तो जितना भारत के जो है आपका ये जो पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा नहीं है, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ झूम कृषि। अब आइए इसको सेट करते हैं पहले कि ये आखिर में जो है ये झूम कृषि अगर है तो क्यों कहा जाता है। झूम कृषि कहा तो जाता है लेकिन हमेशा के लिए दिमाग में सेट रहेगा, ऐसे पढ़ते हैं। कैसे, तो देखिए, झूमेगा कब कोई झूमेगा, जब आदमी क्या हो जाएगा, जब बारिश होती है। मेघालय में पहले देखिए, मेघा बरसता है तो हम लोग खुशी के मारे किसान झूमने लगता है। अब मिजोरम में देखिए रम है, जब आदमी रम पीता है तभी झूमने लगता है। अच्छा, इसमें देखिए नागालैंड, नागा में नाग है, नाग भी देखिए झूमता है, उसका फन झूमता है जब बारिश होती है, चाहे जो भी है, नाग क्या होता है, झूमता है नाग पंचमी में। और असम जब कोई सम हो जाता है, जब बराबरी में कोई आता है, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और कोई और भी पढ़ रहा है और दोनों लोग एक ही घर के दोनों भाई हैं, अगर क्या हो गए, समान रूप से एक ही साथ जाप पा गए तो दोनों लोग झूमेंगे। सम हो गए तो क्या होंगे, दोनों लोग झूमेंगे। एगो पाए एगो नहीं पाए तो एक नहीं झूमेगा। अगर सम रहेंगे तो क्या होंगे, दोनों लोग झूमेंगे। असम, तो इस तरह से याद रखिए, जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं लगभग, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, त्रिपुरा नहीं कहेंगे, असम, मेघालय, मिजोरम। देखिए मेघालय जैसे आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि मेघा मतलब बादल, और बादल जब जैसे ही बरसता है तो किसान झूमने लगता है, तो झूम कृषि। मिजोरम, यानी कि रम है, रम जैसे ही आदमी क्या होता है, पी लेता है, एल्कोहल पी लेता है तो वो भी झूमने लगता है। नाग देखिए, नाग जो है वो भी क्या होता है, जब अपने मौसम में होता है तो वो भी झूमता है हवा में, जब फन फैला लेता है तो। और फिर असम, जब दो लोग सम हो जाते हैं, जाप पा जाते हैं, यानी बराबरी में आ जाते हैं, तो वो लोग भी खुशी अपना मनाते हैं। तो असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। आइए दीपा देखते हैं। देखिए दीपा क्या है, दीपा एक लड़की का नाम है, दीपा क्या होता है, जैसे झूम कृषि इन चारों राज्यों में बोलते हैं, और दीपा बस्तर में और अंडमान निकोबार में बोलते हैं। अब बस्तर कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। तो दीपा एक लड़की है, ऐसे याद रखिए। दीपा, कर्तन दहन प्रणाली को ही दीपा कहते हैं, यानी झूम कृषि बोल रहे हो, झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि सब सेम ही है। दीपा कहाँ कहाँ बोला जाता है, हम कहें कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि को, खेती को अंडमान में क्या कहा जाता है, तो दीपा कहा जाता है। बस्तर में कहा जाता है, दीपा कहा जाता है। तो कैसे याद रखेंगे, तो सुनिए। तो दीपा एक लड़की का नाम है, और क्या है, इसके घर 36 मेहमान आ रहे हैं। भाई 1-2 नहीं, इसके घर 36 मेहमान है, ये भी बेचारी परेशान है। तो क्या कर रही है, बिस्तर लगा रही है। क्या लगा रही है, अब 36 मेहमान आ रहे हैं और दीपा लड़की है, कैसे कंट्रोल करेगी, तो क्या होगी, मान सम्मान में कमी आएगी मेहमानों में। और बार बार वही कहेंगे कि हम दीपा के घर गए थे, हमारा मान नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ, बिस्तर सही से नहीं लगा था। तो ये दीपा, यानी दीपा, बस ये मैं रिलेट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा, हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, चलिए। तो दीपा याद हो गया। जैसे ही दीपा आएगा तो दीपा क्या थी, लड़की थी, उसके घर क्या था, मेहमान आए, 1-2 नहीं 36 लोग आए। 36 लोगों के लिए क्या की, बिस्तर लगाई, यानी बस्तर लगाई।
अब हुआ क्या, उन मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी नहीं हो पाया, उनका मान सम्मान अच्छे से नहीं रखा गया। वो बार बार क्या कर रहे, कोस रहे थे कि दीपा ने क्या किया, हमारा मान नहीं रखा, हमारा सम्मान नहीं रखा। तो अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ बस्तर रिलेट हो गया दीपा से। जैसे दीपा आएगा वो कहानी आपके दिमाग में तुरंत चलेगी। आइए, अब बेबर और दहिया, उसी कर्तन धर्म प्रणाली को बेबर और दहिया मध्य प्रदेश में बोला जाता है। तो कैसे, देखिए दही जो होता है पुराने ज़माने में जो है गांव में आप देखे होंगे कि क्या होता है कि जो औरतें होती हैं, जो जिनके घर गाय भैंस होते हैं, वो दही जमाते हैं और सुबह सुबह ठंडी के महीने में जो है सर पे लेके और बीचों बीच के एकदम मध्य में दही रख कर, जो होता है वो मिट्टी के जो बर्तन होता है उसको मटकाई से कुछ बोलते हैं, ठीक ना, और उसमें जमा कर और क्या करती हैं अपने जो है सिर के जो है मध्य में रख कर, और क्या करते हैं, और बार बार डेली आते हैं, रोज़ आते हैं, बार बार आते हैं बेचने के लिए। और ताज़ी जो दही होता है, आजकल तो जो है वो दही मिल रहा है, पैकेट का मिल रहा है, केमिकल युक्त मिल रहा है, लेकिन शुद्ध पुराने ज़माने में गांव में हम लोग रहते हैं तो हम लोग को पता होगा कि सुबह सुबह में जो है आपका क्या कि औरतें हों चाहे कोई ग्राहक हो, वो क्या करता था, अपने सिर के मध्य में, मध्य मतलब मध्य प्रदेश, मध्य में यानी कि सिर पे बीचों बीच में रख के और बोलते हुए जाता था, बार बार कहते हुए कि दही ले लो, दही ले लो। तो दहिया जैसे ही आएगा तो मध्य प्रदेश आ जाएगा, क्योंकि वो कहाँ रखी थी दही, सर पे बीचों बीच में, मध्य में, सिर के एकदम बीचों बीच में, मध्य में। बस बेबर दहिया आएगा तो स्टोरी कहाँ रखी थी, तो मध्य प्रदेश, कहानी खत्म। अब पोंडू और पेंडा, देखिए आप पढ़े होंगे कि आंध्र प्रदेश का एक जो नृत्य है, बहुत ही फेमस नृत्य है, क्या है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी से देखिए पोंडू पेंडा ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश आएगा तो कुचिपुड़ी, एक और क्वेश्चन आपका रिलेट हो गया, या आंध्र प्रदेश की नृत्य है, डांस है, और क्या है, तो ये कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। पोंडू और पेंडा कुछ भी जोड़ लीजिए, यहाँ पे देखिए पूड़ी है तो पूड़ी से पोंडू पेंडा, चाहे ऐसे कर समझ लीजिए। एक अंधा था, वो बार बार जिक्र कर रहा था कि हमको पेंडा दीजिए, पेंडा दीजिए, तो किसी ने कहा पोंडू, चलो यहाँ हट, यहाँ से अंधे हो, पैसा दे नहीं रहे हो, पेड़ा मांग रहे हो, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। चलिए अब पामलू, पामलू, पामलू ये कहाँ है, मणिपुर में। पामलू यानी पामलू यानी कि जो आपका क्या है, झूम खेती कहिए चाहे कर्तन दहन प्रणाली कृषि खेती कहिए, वो मणिपुर में कहाँ क्या कहा जाता है, उस वहाँ पामलू कहा जाता है। पामलू याद रखिएगा, पामलू। मणि नाम का एक क्या था, लड़का था मणि, और उसको क्या कर, लू लग गया, तो पाम मतलब हाथ मल रहा था, तो कुछ भी ऐसे रिलेट कर लीजिए। आगे देखिए कुमारा, कुमारा उसी खेती को क्या कहा जाता है, कुमारा कहाँ, पश्चिमी घाट में। तो जो कुंवारे लोग होते हैं, वो घाट पे क्या करते हैं, जाते हैं, कभी पश्चिमी घाट कभी पूर्वी घाट, लेकिन पश्चिमी घाट पे जाते हैं क्या करने के लिए, आप समझ रहे होंगे क्या करने के लिए, तो कुंवारे लोग कहाँ जाएंगे, पश्चिमी घाट पे जाएंगे, और घाट का पानी भी पिए होते हैं। मैं आपको जस्ट लर्न कराने के लिए, इसमें कोई इंटेंशन ना लें, बस किसी तरह लर्न हो। आप आज तक पढ़े होंगे, लेकिन मैं अपने तरफ से मैं कुछ इसमें स्टोरी जोड़ रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बना रहे एग्ज़ाम तक कम से कम, ठीक। आगे देखिए रवि जो है आपका क्या है, सूर्य का शायद पर्यायवाची है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो रवि, ठीक है ना। और सूर्य कहाँ से निकलता है, देखिए ऐसे हिमालय होता है, तो हम बचपन में हम लोग ड्राइंग बनाते थे, तो ऐसे करके बना के और यहाँ पे सूर्य लगा देते थे, और सूर्य जैसे ही आएगा तो कहेंगे आपका क्या है, रवि, और रवि से क्या हो जाएगा, हिमालय। तो हिमालयी क्षेत्र में क्या कहा जाता है, कर्तन धार प्रणाली को, झूम खेती को रवि कहा जाता है हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वालरे कहिए चाहे वाल्टेर कहिए, ये दक्षिण पूर्व राजस्थान में ये कहा जाता है, इसको अपने हिसाब से थोड़ा लर्न कर लीजिएगा। ये देखिए वही कुमारा यानी पश्चिमी घाट में। अब आइए देखते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं, झूम कृषि कहाँ कहा जाता है, असम में, मेघालय में। जब सम होगा, जब क्या होगा, मेघा बरसेगा, जब रम पीलेगा, जब कोई नाग आ जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे झूम कृषि। दीपा आया तो क्या लगाई, बिस्तर लगा रहे थे, किसके लिए, तो 36 मेहमान आ रहे थे, तो मेहमानों का मान सम्मान नहीं रख पाई, बार बार वो लोग क्या कर रहे थे, उसको ताना दे रहे थे, उसके घर हम गए थे,
तो ये हो जाएगा। दहिया जैसे आएगा तो दही कहाँ रखी थी तो मध्य प्रदेश। पोंडू पेंडा आएगा तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। पामलू पामलू यानी मणि को क्या लग गया, लू लग गया तो हाथ मल रहा था। कुमारा कुमारे जो लोग होते हैं क्या होते हैं, हर घाट पे दिखाई देते हैं। अब क्यों दिखाई देते हैं आप जानते हैं। रवि जो है सूर्य का पर्यवासी, और क्या हिमालयी क्षेत्र में रवि कहा जाता है कर्तनधान कृषि को, ठीक है ना। वालरे और वाल्टरे ये अपने स्थान से जोड़ लीजिएगा। राज नाम का क्या था, कोई लड़का था, ठीक ना। और बार बार क्या कर रहा था, दीवाल, वाल मतलब क्या होता है दीवाल, बाल बाल कर रहा था कि दीवाल के उस पर जाएं। कुछ भी जोड़ लीजिए, आगे बढ़िए। अब आइए जो है विश्व में जो है उस कर्तन दहन प्रणाली को क्या कहते हैं। और यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है चार इसमें से दिया था ऑप्शन के साथ और मैच करना था। आइए देखिए, तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिको मध्य अमेरिका। गला मेरा फ्रेंड्स बैठा हुआ है, आज कोचिंग में ज़्यादा लेक्चर हमने जो है थ्योरी सेक्शन में हमने ज़्यादा डिस्कस कर दिया है, इसीलिए जो है थोड़ा सा गला बैठा है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आप देखिए कि कंटेंट आपको बढ़िया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो बस आप पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है ना, बाकी अन्य चीज़ों पे मत बिल्कुल ना ध्यान दें। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए विश्व में क्या कहते हैं, वो तो अपने राज्य में जो था, अपने जगह में था। विश्व में इसी खेती को किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिको मध्य अमेरिका। तो मैक्सिको यानी एम, मध्य अमेरिका यानी एम। अब मिल्पा क्या कहा जाता है मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, तो मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है, ठीक। मैक्सिको ऐसे ट्रिपल एम याद रख लीजिए, एम एम एम, ठीक। मिल्पा यानी कि मैक्सिको, यहाँ पे क्या हो गया मध्य अमेरिका, मैक्सिको मध्य अमेरिका। क्या कहा जाता है, मिल्पा। एक बार सुन लीजिए मिल्पा, ठीक है ना। इस वीडियो के 1-2 बार जो है स्पीड से, अगर मेरा जो है बहुत स्लो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप स्पीड पे कर लीजिए, 125 कर लीजिए, 150 कर लीजिए, 2 का स्पीड कर लीजिए, लेकिन एक बार अच्छे से पहले स्लो मोशन में देख लीजिए, उसके बाद इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इधर उधर की चीज़ जोड़ रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जो है आप पीआरटी का पिछले साल का उठाइएगा पेपर और देखिएगा कि यही सेम एकदम एग्जैक्ट ऑप्शन सहित मिलेंगे, और ऐसे मैचिंग करना था। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें टाइम तो दे रहा हूँ, लेकिन जो आपको याद आ जाएगा। अब आइए ब्राज़ील, अब इसको मैक्सिको मध्य अमेरिका मिल्पा। अब ब्राज़ील को कैसे याद करेंगे, तो ब्राज़ील में देखिए झील है, झील, और झील में मतलब होता है जोश। अब देखिए आप यदि आप जोश के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, तो जैसे आएगा ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में है झील, ब्राज़ील में क्या है झील, और झील से आप क्या करेंगे, रोका, कोई नहीं रोक सकता। जैसे आपका जोश हो जाएगा एग्ज़ाम निकालने का, यानी कि एक एकदम जो है आप ठान लेंगे कि नहीं हमको क्या करना है, एकदम निकालना ही है, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल भी। अब आ जाइए जो है वेनेजुला, तो बेने में देखिए बेन है, बेन मतलब नस, बेस मतलब क्या होता है नस, और नस किसी को क्या है, कोनू को, थोड़ा भोजपुरी में कोनू का मिलता ही नहीं है सुई लगाने में, तो वेनेजुला में कोनू को बोला जाता है। वेन मतलब नस, और नस जो है अगर जोहेला मतलब जोहने लग जाओगे, ढूंढने लग जाओगे, तो कोनो के नहीं मिलेगा, कोनू को, तो वेनेजुएला कोनू को, ब्राज़ील रोका, मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका मिल्पा, यानी मिल्पा कहा जाएगा, ठीक। अब आ जाइए इंडोनेशिया मलेशिया, तो इसमें भी क्या है, इसमें देखिए सिया, और इसमें भी क्या है सिया, और सिया हम कहते थे सीता जी को, क्या कहते थे, सीता जी को, क्या कहते थे, सीता जी को। और जब सीता जी को कहते थे तो सीता जी को क्या करने के लिए, लाने के लिए लदांग लांग के गए हनुमान जी, लदांग लांग कर गए, क्या करने के लिए, पता लगाने के लिए। जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया आएगा कि इंडोनेशिया मलेशिया में कर्तन दहन प्रणाली को क्या कहते हैं, तो आपके दिमाग में मेरी स्टोरी चलेगी, क्या कि देखिए इसमें क्या है, सिया है, तो सिया जैसे है तो सिया के लिए क्या किया जाता है, हनुमान जी ने लांग दिया था, तो लदांग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लदांग। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए श्रीलंका,
श्रीलंका। अब श्रीलंका में तो सीता जी गई थी, श्रीलंका में गई थी, तो श्रीलंका में जब गई थी तो चना चबा दिए थे हनुमान जी, चना चबाना पड़ गया था, चना चबाना पड़ गया पूरे श्रीलंका वासियों को, रावण को चना चबा दिया था। चेना, चेना श्रीलंका में क्या कहेंगे, चेना। इंडोनेशिया, मलेशिया लदांग, वियतनाम रे, वियतनाम में क्या कहा जाता है, इसी कृषि को, इसी खेती को रे, क्या कहा जाता है, रे। ये आया था ऑप्शन में रे। तो नाम किसी को देखते हैं, कई लोग क्या होते हैं जो थोड़ा सा वो क्या होते हैं जुबान के थोड़ा सा कच्चे होते हैं, वो किसी का नाम रे से बुलाते हैं, किसी का नाम लेके जो है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि क्या नाम किसी का लेके जो क्या होते हैं, थोड़ा सा क्या होते हैं, दूसरे टाइप के जो इंसान होते हैं, ठीक ना, तो वो क्या करते हैं, नाम को रे करके पुकारते हैं। तो वियतनाम रे, वियतनाम रे, वियतनाम रे, तो किसी को बुरा लग जाएगा। अब आ जाइए म्यांमार, म्यांमार, तो मान लीजिए क्या है कि कोई एक बड़ा सा पहलवान है और उसको तू आपने मार दिया, तो क्या कहेगा, अब तो तू गया, अब तो तू गया, अब तो तू गया। तो म्यांमार, मार का मतलब तू गया, याद रख लीजिएगा। म्यांमार मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ म्यांमार आएगा तो क्या हो जाएगा, तू गया। तो एक बार जो है आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा, आप खुद से बना सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपके दिमाग में किसी तरह रहे। इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब अभी मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको जवाब देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये आप दोहरा लीजिएगा। मैक्सिको, मध्य अमेरिका, मिल्पा, ब्राज़ील, रोका, वेनेजुएला। देखिए कई लोग सोचते हैं कि 20 मिनट में चैप्टर ख़त्म हो जाए, मैं ख़त्म कर देता। मुझे जब जैसे पिछला चैप्टर मैं थोड़ा सा रनिंग में पढ़ाया हूँ, मैं चाहता तो ख़त्म कर देता, वो 27 मिनट में ही ख़त्म है। लेकिन मैंने सोचा कि लाओ कि कुछ भी पढ़े तो दिमाग में कम से कम बैठ जाए, तो इसीलिए हमने सोचा कि नहीं जो है हम थोड़ा सा इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें उसको ऐड करेंगे। आइए, तो हमने कौन कौन सी कृषि पढ़ लिया, हमने जो है हमने पढ़ लिया प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है, और दूसरा पढ़ लिया कर्तन दहन प्रणाली कृषि। एनसीईआरटी एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट, एनसीईआरटी हो लेके बैठ जाइए, एससीईआरटी हो लेके बैठ जाइए और पढ़िए। उसमें दुनिया का क्या है, कई सारे पेज हैं, आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे। हमने वहाँ से उठाया है, निचोड़ कर यहाँ पे रखा है, ठीक। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो राज्यों में नाम हो गए और विश्व में नाम हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अब आएगा आपका गहन जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि। चलिए देखिए क्या है गहन जीविका कृषि, जो है थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं। गहन जीविका कृषि, जो मैं जैसे ही मैं राउंड बनाया हूँ वो इम्पोर्टेंट है। अब ये देखिए गहन जीविका कृषि को बिहार में गहन कृषि की जाती है, बिहार में जाना है, बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो क्या कहेंगे, गहन जीविका कृषि को बिहार में क्या कहते हैं, बिहार में गहन कृषि की जाती है। यही कृषि बिहार में की जाती है, यही कृषि क्या की जाती है, बिहार में की जाती है। गहन जीविका कृषि बिहार में की जाती है। यह कृषि बड़े भूभाग पर होती है, बड़े जमीन पे होगा, लेकिन वहाँ का जमीन क्या होगा, सघन आबादी वाला क्षेत्रों में होगा, ठीक। गहन जीविका कृषि, इसका क्या, इस प्रकार की कृषि में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का अत्यधिक इस्तेमाल होता है। तो जो जो अंडरलाइन किया हूँ, जो जो गोला बनाया हूँ, जो जो इसको मैं राउंड किया हूँ वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, इसमें पढ़े तो बड़े भूभाग पे होगा, सघन आबादी वाले क्षेत्रों में होता है, और जैव रासायनिक निवेशों का यानी कीटनाशकों का उपयोग इसमें होगा, अत्यधिक होगा। अच्छा, इसमें क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होने के कारण जमीन का आकार छोटा हो जाता है। अब मानिए सघन एरिया में रह रहे हैं, यहाँ पे कोई आदमी है, इसके क्या है, इसके एक ही लड़का था तो इसका पूरा ज़मीन इसको मिल गया। अब इसके 3 लड़के हो गए तो फिर ये बढ़ता जाएगा, और सघन आबादी है तो ज़मीन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो वही कह रहा है कि इस प्रकार की ये पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीन का बंटवारा होने के कारण ज़मीन का आकार छोटा होता चला जाता है। इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य पैदावार की बिक्री करना, यानी कि जो आप उगाए हैं उसकी बिक्री करना होता है, और अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है। ऊपर भी बात हुआ था, तो कीटनाशक भाई करना पड़ेगा, जब बार बार वहीं करेंगे और बिक्री के लिए करेंगे तो भाई प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि वो तो है नहीं कि बस भोजन कर लियोगे। आप क्या कर रहे हैं, अब बिक्री के लिए, पैदावार के लिए कर रहे हैं, तो पैदावार बढ़ेगा कब, जब अधिक से अधिक उर्वरक यूज करेंगे, कीटनाशक यूज करेंगे। आइए, इसमें क्या है कि अधिक पैदावार वाले बीज और प्लस रासायनिक उर्वरक का प्रयोग होगा। घूम फिरा के वही बात आ रहा है। अच्छा, इस कृषि का विस्तार देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम
पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। ठीक, और एक हमने क्या बता दिया, और ऊपर बिहार, जो कि SCERT से हमने देख कर लिखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन हो गया, गहन जीविका कृषि हो गया, और आपका पहला प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि हो गया, और दूसरा कौन था, कर्तन दहर प्रणाली, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबी होगी, होने दीजिए, लेकिन पढ़िए एक बार पढ़ना पड़ेगा। और चूंकि मैं टू द पॉइंट बता रहा हूँ, इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सरसरी इस वीडियो को 2 पे 2 गुने के स्पीड पर लगाइएगा, और जब भी कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं एक बार देख लीजिएगा, बस काम खत्म। एक कितना टाइम है नहीं, दिसंबर में एग्जाम होना। आगे बढ़ते हैं कि रोपण कृषि चौथा है हमारे ख्याल से, रोपण कृषि। रोपण कृषि में क्या है, रोपण, अरे भैया बीज नहीं उपयोग करेंगे, हम क्या करेंगे, पौधों से करेंगे, बस वही क्या है, रोपण कृषि। तो बीज के विपरीत पौधों से कृषि करना क्या कहलाता है, रोपण कृषि कहलाता है। जब कृषि एक फसल को एक बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है तो उसे रोपण कृषि कहते हैं। जैसे मान लीजिए केला। ठीक, आगे कह रहा है कि जब किसी एक फसल को है तो हो गया, और उसे रोपण कृषि कहते हैं। इस कृषि में बड़ी पूंजी और बहुत सारे कामगारों यानी कि मजदूरों की जरूरत पड़ती है। रोपण कृषि से मिलने वाला उत्पाद अक्सर उद्योग में इस्तेमाल होता है। अरे भाई केला लगाओगे, चाय लगाओगे, कपास लगाओगे, क्या घर पे खपत कर पाओगे, उसको बड़े स्तर पे बेचोगे, उत्पादन करोगे, पूंजी लगाओगे, बड़े बड़े कामगारों यानी कि ज़्यादा मजदूर जो है, और ये सब उद्योग के लिए अक्सर जो है बड़े बड़े, अब कॉफ़ी उगा रहे हैं, कितना पिएंगे, तो ये सब जो है याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, अब इसमें एक बात यहाँ पे लिखा है कि रोपण कृषि के उदाहरण देखा तो चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला। देख लीजिए आप कौन है, इसमें बीज का प्रयोग होगा, केला में बीज होगा, गन्ना में होगा, रबड़ में होगा, नहीं होगा। अब आइए काफ़ी, देखिए अभी यहाँ पे कुछ और बातें मैं लिखा हूँ कि काफ़ी कहाँ जाता है। देखिए काफ़ी तमिलनाडु में ज़्यादा ये क्या है, फेमस है काफ़ी। तो इसका मतलब क्षेत्र कह सकते हैं, उगाने की बात कर रहा है तमिलनाडु। अच्छा कैसे याद करोगे, काफ़ी तमिल, देखो मिलना इसमें लिखा है, मिलना नहीं कहते अरे भाई काफ़ी दिन हो गए तुमसे मिले हुए, तो काफ़ी का संबंध अगर तमिलनाडु में इसका ज़्यादा उत्पादन कह सकते हैं। और चाय का देखिए मुख्य उत्पादन कहाँ है, असम और उत्तरी बंगाल, दार्जिलिंग शायद कह सकते हो, दार्जिलिंग हाँ, असम जानते हैं, बारिश वारिश थोड़ा सा हो, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, चाय के लिए बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम है। तो चाय के लिए क्या मुख्य उत्पादन असम में आ जाइए और उत्तरी बंगाल, तो ये 2 याद रखिएगा। कॉफ़ी का उत्पादन तमिलनाडु में। एक्स्ट्रा पॉइंट जो राउंड किया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट। अब यहाँ से फसल स्टार्ट हो रहा है। हमने 4 प्रकार की कृषि बताया। अब यहाँ से रबी की फसल, फिर आपका जो खरीफ की फसल आप पढ़े होंगे, लेकिन एक बार देखिए क्या पूछता है एग्जामिनर। आइए रबी की फसल पे हम लोग क्या करेंगे, फसलों के जो है रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल और भी जो फसल है देख के, और आगे एक एक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में, आपका धान का उत्पादन, मक्का का उत्पादन, ये लंबा चैप्टर है तो 2 पार्ट में करेंगे फ्रेंड, 2 पार्ट में। बस जो है हम इसके प्रकार बस देख लेते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, और जो मैं बता रहा हूँ बस उसको याद कीजिएगा। मुझे पता है कि आप रबी फसल पढ़े हैं, खरीफ फसल पढ़े हैं, जायद फसल पढ़े हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा 5 मिनट और रुकिए। देखिए क्या है कि यहाँ पर रबी की फसल बात हो रहा है। तो देखिए भैया जाड़े के महीने में, यानी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, अक्टूबर अभी बीता है, तो अक्टूबर दिसंबर में के मध्य बोया जाता है। नवंबर में चले आइए, अक्टूबर और दिसंबर के मध्य ये सब बोया जाता है। और ग्रीष्म अक्टूबर में बो दीजिए। देखिए अभी क्या चल रहा है, नवंबर, अभी नवंबर में धान कटाई लगभग हो रहा है, कहीं बोआ भी रहा है, और क्या होगा अभी जो है दिसंबर तक बो दिया जाएगा। और ग्रीष्म ऋतु अप्रैल और जून में काट लिया जाता है, क्योंकि जुलाई में बारिश होता है, तो बारिश में धान धान जो है यानी रोपिया चालू हो जाता है, उसका जो है रोपण। तो अक्टूबर दिसंबर का मध्य बोया जाता है, और अप्रैल और जून के मध्य क्या हो जाता है, सोचेंगे तो आपका हो जाएगा, आप खुद देखिए। हम लोग ये थोड़े हैं कि इंग्लैंड के रहने वाले, हम लोग खुद जो है अपने कृषि से, अपने एकदम गांव से जुड़े हुए हैं, सोचेंगे याद हो जाएगा। तो अब देखिए रबी की प्रमुख फसलें आपको पता है, गेहूँ, जौ, गेहूँ हो गया। अब गेहूँ में आप जौ भी गेहूँ के जैसे दिखता है। अब देखिए अब गेहूँ है तो उसमें देखिए मटर भी हम लोग डाल देते हैं। अब मटर और चना दोनों एक साथ चलते हैं,
याद क्या करना है, मसूर और सरसों भी आपका हो जाएगा, तो मसूर याद कीजिए, मसूर और राई याद कीजिए। अच्छा, सरसों को इसका वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका निया निगरा निगरा या निया देख लीजिएगा क्या है बोलते हैं। तो थोड़ा सा जो हमको एक्स्ट्रा लगता है मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए कि गेहूं का जो उत्पादन है चीन, भारत और रूस, ये तीनों लोग मिल के पूरे विश्व का 41% जो है अकेले कवर करते हैं। तो हमारे यहाँ भी गेहूँ होता है, चीन के पास भी गेहूँ और रूस के पास भी गेहूँ। अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई में देखिए जो है क्या कर दिया था, जो रसिया जो है गेहूं को रोक लगा दिया था। तो यूरोपीय कंट्री में क्या हो गया था कि थोड़ा जो है आपका वो गेहूं की कमी आ गई थी। तो मेन क्या याद रखना है इसमें, बाकी तो आपको चना गेहूं ये सब तो जान ही जाएंगे, राई याद कीजिए और मसूर याद कीजिए, मसूर पूछ देगा, ठीक। और याद रखिएगा कि अमेरिका जो है 4th स्थान पे है गेहूं में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कहाँ ये होता है, तो उत्पादन स्थान पंजाब में होता है, हमारे उत्तर प्रदेश में होता है, हरियाणा में होता है, सुनिए ना, बिहार में भी होता है। लेकिन हेक्टेयर के मामला में अगर गेहूं की मैं बात कर रहा हूँ रबी की फसल की, मैं गेहूं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रबी की फसल की। गेहूं की बात करेंगे तब तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश प्रथम पे आ जाएगा। और हेक्टेयर के मामला में यानी कि कम जगह में ज़्यादा उत्पादन तो पंजाब आ जाएगा। तो मैं रबी की फसल की बात कर रहा हूँ कि रबी की फसल प्रायः ज़्यादा कहाँ उगता है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाइए खरीफ की फसल, ठीक। उसमें क्या आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, मसूर, राई, ये याद रखना है। मसूर, राई, सरसों पकड़ ही लेंगे, गेहूं में सरसों बोया जाता है, जौ होता है, उसमें मटर डाल देते हैं, उसमें चना, तो मसूर, राई याद रखिएगा। आगे खरीफ की फसल, खरीफ की फसल का एक और नाम है हम लोग लोकल एरियाज हैं तो थोड़ा सा हम लोग भोजपुरी में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए तो क्या है कि अगहनी फसल, अन्य नाम क्या है, अगहनी फसल, खरीफ फसल का अगहनी फसल। अच्छा, ये पूछा जाता है कि खरीफ शब्द जो है ये कौन से भाषा का है, तो अरबी भाषा का है, जिसका क्या अर्थ होता है, पतझड़, पतझड़। अच्छा, अब खुद सोचिए कि वर्षा ऋतु के महीने में यानी जून जुलाई में ये बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में काटते हैं। इस समय कटाई चल रही है, अक्टूबर नवंबर, जैसे पिछड़ा इलाका है पानी लगा है तो अब जो है कटाई हो रही है, तो इसीलिए तो 2-2 महीने लेकर चल रहा है, सितंबर अक्टूबर में कटाई कर ली जाती है। चलिए, मेन पूछता क्या है इसमें, इसको अगहनी फसल और अरबी भाषा का शब्द याद रखिएगा, खरीफ की फसल। आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या दिया है कि खरीफ की मुख्य फसल है चावल, आपको पता है, चावल आपको पता है। अब याद क्या करना है, मक्का, मकई, मकई लिखा है एनसीईआरटी में, मैं मकई, मक्का तो होता ही है लेकिन मकई लिखा है। ज्वार बाजरा, अब ज्वार बाजरा लोग चले जाते हैं किस में, रबी की फसल में। सोयाबीन, रागी, वहाँ राई था, यहाँ पे रागी है। अरहर, मूंग, मूंगफली पूछता है बहुत, तो ये जो है ना, इसको चावल छोड़ दीजिए, चावल तो पकड़ ही लेंगे। ज्वार बाजरा, कई लोग ज्वार बाजरा लेके चले जाते हैं रबी की फसल में। अरहर लेके चले जाते क्योंकि दाल है, क्योंकि वहाँ पे मटर था, चना था। तो ये याद रख रहा, यही मैं बता रहा हूँ कि पूछेगा वही जो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, बीपीएससी है। सोयाबीन याद रखिए इम्पोर्टेंट है, मूंगफली इम्पोर्टेंट है, मूंग, अरहर, ज्वार बाजरा। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए वहाँ पे जौ था, मत ले जाइएगा, उसमें ध्यान से देख लीजिए। खरीफ फसलों को मानसून की भी फसल कहते हैं, क्यों नहीं कहेंगे, मानसून में ही होता है, मानसून मतलब बरसात। तो ये याद रखना है, एकदम याद रखना है, पढ़िए ऐसे कि जो है बार बार ना पढ़ना पड़े। कितनों बार हम लोग रबी फसल खरीफ फसल पढ़े हैं, आप खुद सोच के देखिए कि आप कितनी बार पढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायद फसल, ठीक है भाई, गर्मी वाला जो मौसम होता है आपको देखिए जो है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, यह खरीफ और रबी की फसल के बीच का जो क्या है, फसल है, ठीक। और ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, ठीक। जैसे ही फसल कटेगा यानी ग्रीष्म ऋतु आएगा तो उसमें जो है जायद या गर्मा फसल कहते हैं इसको, और भी नाम से जानते हैं। मार्च अप्रैल में होता है एकदम गर्मी जब पड़ेगी, और मई जून में कटाई। जैसे खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज हो गया, कद्दू हो गया। तो मैंने याद क्या करना है इसमें, ये नीचे वाला उड़द और सूरजमुखी, उड़द और सूरजमुखी याद करना है। खरबूज, ककड़ी, खीरा, कद्दू, तरबूज ये सब तो पकड़ ही लेंगे। उड़द और सूरजमुखी, सूरजमुखी पूछा था।
कई एग्जामों में पूछा है। ठीक, तो ये जो है जायद की फसल हो गई। अब हम एक एक करके इसके देखिए आगे, चावल कहाँ पाया जाता है, बिहार में इसके लिए तापमान कितना चाहिए, इसी तरह गेहूं के लिए कौन सा ये कटिबंधीय जो है फसल है, कितना जो है हमारे भारत देश में उत्पादन होता है, तो ये सब एक एक करके आगे देखेंगे। ठीक है ना। तो ज़्यादा वीडियो ये चूँकि लंबा हो जा रहा है, हमारे ख्याल से 40 मिनट का हो गया। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ तक इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और एक और पार्ट लाएंगे जिसमें जो भी फसल है, जैसे मक्का, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा जो भी है, इस सब का एक अलग से एक सेक्शन छोटा सा और वीडियो आएगा और उसमें ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जो पिछले लेक्चर में मैं पढ़ाया था कि जो है कि बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं को किस भारतीय नेता ने जो है आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। आधुनिक भारत का मंदिर का, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और आपको ये भी बताना है कि आपको श्रीलंका में, 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। श्रीलंका में झूम खेती को अर्थात कर्तन दहन प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इस 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।